कहानी की शुरुआत होती है उस जादुई लोक से जो गहरे समुद्र की गोद में बसा हुआ है। वहीं का मछली राजा अपनी उंगली में जड़ी तिलिस्मी अंगूठी को निहार रहा था। उसी अंगूठी के सहारे उसने अपने गुप्तचर मेंढक को बुलाया और पूछा, जिस मछली से मैं विवाह करना चाहता हूँ वह कहाँ है? जाकर उसे लाओ, कहना कि महाराज ने स्मरण किया है। गुप्तचर मेंढक ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, वह अचानक कहीं गायब हो गई है। यह सुनकर मछली राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने मेंढक को अपनी ओर खींचकर तड़पाया और गरजा, अपने स्वामी को संतुष्ट करो, फौरन तालाब, नदियाँ, नाले सब खंगाल डालो और उसे पकड़ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें ही निगल जाऊंगा। दृश्य बदलता है रूस के एक अनजाने गांव में, जहां एक अंधा लोहार अपनी भट्टी पर दिन रात मेहनत कर रहा था, पर उसका बेटा एमिलियो चैन की नींद सोया पड़ा था। तभी उसके कुत्ते ने आकर उसे झकझोर कर उठा दिया। एमिलियो दिल का सच्चा और ईमानदार था, मगर थोड़ा सा भोला और अनाड़ी भी। पिता की डांट से बचने के लिए वह दबे पांव धीरे धीरे अपना सामान उठाने ही वाला था कि अंधे लोहार ने उसे पकड़ लिया। लोहार बोला, बेटा, अब तुम्हें भी लोहार का हुनर सीख लेना चाहिए, मेरी उम्र हो चली है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। एमिलियो ने घबरा कर कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो पिता, आप अभी जवान हो और यह काम मैं जल्द ही सीख लूंगा। उस दिन लोहार ने उसे आदेश दिया, आज रात के खाने के लिए तालाब से मछलियाँ पकड़ लाना। एमिलियो ने जाल डाला, पर तभी पानी में कुछ अजीब घटने लगा। अचानक बुलबुले उठे जो तेजी से ऊपर फूटने लगे। डर कर एमिलियो पीछे हट गया। अगले ही पल पानी से एक जबरदस्त छींटा उछला जिसने उसे सिर से पांव तक भिगो डाला। कांपते हुए उसने देखा उसकी बाल्टी में एक मछली खुद आ गिरी थी। खुश होकर वह बोला, वाह, आज तो मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ी, भोजन खुद चलकर आ गया है। घर पहुंचकर एमिलियो उसे पकाने की तैयारी करने ही वाला था कि अचानक बाल्टी में रखी मछली बोल उठी, अच्छा बताओ, मुझे किस तरह पकाओगे? एमिलियो के हाथ पांव फूल गए। वह डरकर मेज के पीछे छिप गया और हकलाया, तो तुम तो एक मछली हो, फिर इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? मछली मुस्कुराई और बोली, मेरे भीतर जादू है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे नदी में छोड़ दोगे तो तुम्हारी मनचाही 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। एमिलियो खुशी से उछल पड़ा। रुको, अगर ऐसा सच है तो मुझे जरा सोचने दो। पर लेटे लेटे उसके मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, काश मुझे इस बिस्तर से उठना ही न पड़े, बस ऐसे ही लेटे लेटे पूरा नगर घुमाऊं। जैसे ही उसने ये शब्द दोहराए, उसका घर अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। एमिलियो घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? क्या तुम कर रही हो ये सब? मछली हंस पड़ी, ये मैं नहीं, तुम कर रहे हो, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो रही है। एमिलियो माथा पकड़कर बोला, अरे मछली मित्र, मैंने तो मजाक में कहा था। मगर मछली ने उत्तर दिया, लेकिन यह तो तुम्हारी सच्ची इच्छा थी, इच्छा मांगी थी, अब पूरी हो रही है। अगले ही पल एमिलियो अपने बिस्तर समेत घर से बाहर निकल आया, क्योंकि उसका बिस्तर तेजी से गाड़ी की तरह आगे बढ़ चला था। वह बड़बड़ाया, अरे ये क्या दोस्ती है या दुश्मनी? क्या ये मेरी इच्छा है भी या नहीं? तुमने तो कर भी डाली, इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं सुनते। सर्द मौसम ने उसे कंपा दिया, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उसके मुंह से निकला, काश इस ठंड की जगह गर्मी होती और हर ओर हरियाली छा जाती। बस अगले ही क्षण बर्फ ओझल हो गई और ग्रीष्म ऋतु ने दस्तक दे दी। पर इसके साथ ही नदियों की बर्फ पिघल गई और एमिलियो धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। मछली मित्र ने उसे याद दिलाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची है, क्योंकि तुम्हारी 2 इच्छाएं मैंने पूरी कर दी है। एमिलियो इस बार चुप रहा। उसने मछली को वापस बाल्टी में रखा और आगे की राह पकड़ ली। चलते चलते उसने कहा, लोग सच ही कहते हैं, मैं सचमुच नंबर 1 का बेवकूफ हूँ। 2 इच्छाएं यूं ही बर्बाद कर डाली। मछली ने हंसते हुए चुटकी ली, भाई इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तू थोड़ा अक्लमंद होता तो आज हाल कुछ और ही होता। कुछ लोग जन्म से ही मूर्ख प्रतीत होते हैं। ठीक उसी समय रास्ते में एमिलियो का सामना जंगल के डकैतों से हो गया। डकैत गरज कर बोले, जेब में जो भी माल है चुपचाप निकाल दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। एमिलियो घबरा कर बोला, मेरे पास तो बस एक आना ही है। डकैतों ने उसकी तलाशी ली, लेकिन सचमुच उसे कुछ नहीं मिला। तंग आकर उन्होंने उसकी मछली ही छीन ली और कहा, जा भाई, अब यह मछली हमारी हुई। किसी तरह जान बचाकर एमिलियो वहाँ से निकला, मगर अपने मछली मित्र को डकैतों की दावत बनते हुए वह बर्दाश्त न कर सका। इसीलिए किनारे पर पहुंचकर उसने मछली को फिर से नदी में छोड़ दिया। एमिलियो की इस हरकत से डकैतों का पारा चढ़ गया। सज्जा देने के लिए उन्होंने उसे जंगल में एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और वहाँ से चलते बने। कुछ देर बाद वहाँ से एक अनजानी सुंदरी गुजरी। उसने रस्सी खोलकर एमिलियो को मुक्त कर दिया। एमिलियो ने उसका नाम पूछा, पर लड़की बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर उस लड़की के कंधों पर पड़े चमकीले मछली नुमा स्कार्फ पर गई। वह तुरंत समझ गया, ये कोई और नहीं, मेरी मछली दोस्त ही है। एमिलियो ने दोबारा नाम पूछा तो लड़की मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे जोना कह सकते हो। यह कहकर वह लौटने लगी, मगर एमिलियो ने झटपट उसका मछली वाला स्कार्फ पकड़ लिया ताकि वह भाग न पाए। जोना ने नाराज होकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? एमिलियो ने उसे याद दिलाया, कहाँ जा रही हो मेरी आखिरी इच्छा पूरी किए बिना? इस बार मैं सोच समझ
कर मांगूंगा। जोना ने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, पर बताओ तो सही तुम्हारी चाहत क्या है। तब एमिलियो ने दिल की बात कह डाली, मैं रूस के राजा बोरिस की बेटी राजकुमारी फीजा को बहुत पसंद करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। जोना बोली, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, अभी पूरी कर देती हूँ, लेकिन पहले साफ साफ बताओ, क्या ये तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा है। एमिलियो ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, शादी तो मैं अपने ही तरीके से करूंगा, पर इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जोना भी मुस्कुराकर मान गई। उधर राजकुमारी फीजा की दासी ने आकर समाचार दिया, इंग्लैंड से गोरे राजदूत आ रहे हैं। ये सुनते ही फीजा खुशी से झूम उठी, क्योंकि बचपन से उसका सपना था किसी अंग्रेज से विवाह करने का। फौरन वह 16 श्रृंगार करके उनके स्वागत के लिए तैयार हो गई। हालांकि राजा बोरिस अंग्रेजों का घोर विरोधी था, उसे वे तनिक भी पसंद न थे। कुछ ही देर बाद राजदूत दरबार में पहुंचा। उसने अपना नाम रुत बताया। रुत का उद्देश्य राजा को प्रसन्न करना था, ताकि उसे राजकुमारी का हाथ मिल सके। सबसे पहले उसने फीजा को उपहार दिया, एक सुंदर छाता। फीजा को यह बहुत भा गया। धीरे धीरे रुत और फीजा एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर राजा बोरिस किसी भी कीमत पर यह रिश्ता नहीं चाहता था। उसने कठोर स्वर में कहा, अंग्रेज सिर्फ लूटने की नीयत से आते हैं। रुत ने तुरंत प्रतिवाद किया, आप गलत समझ रहे हैं महाराज, मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूँ, जिसे देखकर आप अंग्रेजों के बारे में अपनी राय बदल देंगे। उसने एक डिब्बा सा यंत्र प्रस्तुत किया और बोला, यह जादुई यंत्र है, अपने आप मधुर संगीत बजाने लगता है। इसे मेरी दादी को स्वयं परियों की रानी ने दिया था। असल में उस यंत्र के भीतर रुत ने एक बौने को छिपा रखा था। जैसे ही वह बटन दबाता, संगीत गूंजने लगता। भोले भाले राजा बोरिस और दरबारी उसकी चालाकी को समझ न सके। उसी समय एमिलियो और जोना भी महल पहुंच गए। उन्होंने रुत को यंत्र बजाते हुए देख लिया। राजा बोरिस ने कठोर आदेश दिया, अपना यह परियों का डिब्बा समेटो और निकल जाओ, हमें तुम्हारा जादू नहीं चाहिए। लेकिन राजकुमारी फीजा तो रुत पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वही उसका जीवन साथी बनेगा। रुत ने भी उसके हाथ को चूम लिया। यह देखकर राजा बोरिस का माथा ठनक गया। वह चिंता में डूब गया, अपनी बेटी को कैसे समझाऊं। इसी बीच जब फीजा और रुत की बातें आगे बढ़ रही थी, तभी एमिलियो आगे आया और बोला, महाराज, क्या आप अपनी इकलौती बेटी एक अंग्रेज के हाथों सौंप देंगे जो हर किसी को लूटते हैं? मैं आपके लिए ऐसा यंत्र लाऊंगा जो अपने आप मधुर संगीत बजाएगा। राजा बोरिस यह सुनकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह किसी भी तरह इस विवाह को रोकना चाहता था। उसने एमिलियो से कहा, अगर तुम यह काम कर लाओगे तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। एमिलियो ने तुरंत उत्तर दिया, तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा बोरिस ने यह प्रस्ताव मान लिया। राजकुमारी फीजा को अपने पिता का यह वादा नागवार गुजरा। वह चिढ़कर बोली, मैं केवल रूस के राजकुमार से ही विवाह करूंगी। फिर उसने एमिलियो की बेइज्जती करते हुए कहा, तुम एक फटेहाल नौकर हो, अपनी औकात से बड़े सपने मत देखो। राजा बोरिस ने एमिलियो को समझाया, युवा, तुम्हारी होने वाली पत्नी थोड़ी जिद्दी और कम समझ वाली है, इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लेना। फिर उसने एमिलियो को यात्रा के लिए नए कपड़े और जूते भी दिए, क्योंकि गरीब एमिलियो के पैरों में बस फटे हुए मोजे ही थे। हंसते खेलते एमिलियो बाहर आया और पूरी बात जाकर जोना को बताई। जोना ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा यंत्र तो है, लेकिन उसे पाना नामुमकिन है, क्योंकि वह घने जंगलों में खूनी बल्ले के पास रखा है। एमिलियो मुस्कुराया, अरे बल्ला ही तो है, इसमें डरने की क्या बात, थोड़ा सा दूध देंगे और यंत्र चुपके से निकाल लेंगे। जोना ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है। उसका संगीत यंत्र ऐसा है कि अगर वह खुशी का गीत बजाता है तो इंसान बिना रुके घंटों नाचता रहता है, और जैसे ही थकता है बल्ला उससे निगल जाता है। एमिलियो ने पूछा, ठीक है, यह तो खुशी के गीत की बात हुई, पर गम के गीत में क्या खतरा है? जोना ने समझाया, जब वह गम का गीत बजाता है तो इंसान रोते रोते सो जाता है, और तब भी बल्ला उससे अपना भोजन बना लेता है। यही वजह है कि वहाँ जाने वाला कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। इसी कारण उसे खूनी बल्ला कहा जाता है। यह सुनकर एमिलियो पहले तो सहम गया, लेकिन फिर सोचा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। थोड़ा सा खाना बैग में भरकर वह जोना के साथ निकल पड़ा और कई रास्तों को पार कर रात को जंगल के किनारे पहुंच गया। जोना यहीं रुक गई और बोली, मैं आगे नहीं जाऊंगी, तुम अकेले ही जाओ। एमिलियो जैसे जैसे आगे बढ़ा, रास्ते में पड़े इंसानी कंकाल और उनकी बिखरी हड्डियां देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे खूनी बल्ले की आवाज सुनाई दी। बल्ले ने डरावनी गूंज में कहा, ये सब लोग जो मेरे संगीत यंत्र को लेने आए थे, मेरे भोजन बन चुके हैं, क्या तुम भी वही लेने आए हो? एमिलियो ने साहस से उत्तर दिया, हाँ, मुझे वो हर हाल में चाहिए। बल्ले ने शर्त रखी, पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मेरे संगीत यंत्र की धुन पर अगर तुम नाचने से खुद को रोक पाए तो यंत्र तुम्हारा होगा। एमिलियो ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, शुरू करो। बल्ले ने पूछा, पहले बताओ, मैं किस तरह का गीत बजाऊं, खुशी का या गम का? किस तरह मरना चाहोगे? एमिलियो ने शांत भाव से कहा, मैंने जीवन भर गरीबी देखी है, गम ही गम भरा है, तो गम का ही गीत बजाओ। बल्ले ने गम का गीत यंत्र से बजाना शुरू किया, लेकिन एमिलियो बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। उलटे वह गीत की अगली पंक्तियाँ खुद गाने लगा।
लगा। यह देखकर बल्ला हक्का बक्का रह गया। वह बोला, तुम नाच क्यों नहीं रहे और इस गीत के बारे में तुम्हें कैसे पता है? एमिलियो मुस्कुराकर बोला, जब मैं छोटा था मेरी माँ रोज यही गीत गाकर मुझे सुलाया करती थी, इसलिए इस पर मेरा दिल नहीं डोलता। बल्ला हार चुका था। वह रोते हुए बोला, अगर तुम मेरा यंत्र ले जाओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं इसी से शिकार करता हूँ, मैं क्या खाऊंगा? एमिलियो ने अपने साथ लाया हुआ खाने का सामान उसे दे दिया। खुशी में बल्ला बोला, पहले पेट भरूंगा, फिर यह लो, यंत्र रख लो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे दोस्त बना लो और मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट खाना हमेशा देते रहना। उधर नदी किनारे बैठी जोना एमिलियो की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी मछली राजा का गुप्तचर मेंढक उसके पास आ पहुंचा। उसने कहा, मछली राजा तुमसे शादी करने के लिए न जाने कहां कहां तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चुपचाप जल्दी चलो। जोना ने दृढ़ स्वर में कहा, अपने राजा को जाकर साफ साफ बता दो कि मैं उनसे कभी शादी नहीं करूंगी। तब एमिलियो वहीं लौट आया और दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एमिलियो ने कहा कि उसने सब बातें सुनी है और पूछा, तुम भागकर क्यों आई थी? जोनाह ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं मछली राजा से प्रेम नहीं करती, वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट है। इधर राजा बोर्स के दरबार में इस बार रॉथ ने फिर वेश बदला और इटली का दूध वाला बनकर पहुंचा ताकि राजा को इस विवाह के लिए मना सके। राजकुमारी फैजा ने रॉथ को पहचान लिया और भीतर ही भीतर प्रसन्न हो उठी। लेकिन इससे पहले की बात पक्की होती, एमिलियो शर्त के अनुसार संगीत यंत्र लेकर दरबार में आ गया। उसने बल्ले से खुशियों का गीत गवाया, जिसकी धुन सुनकर दरबार में उपस्थित सबके पांव थिरक उठे और वहाँ का माहौल आनंद से भर गया। यह देखकर राजा बोस ने एमिलियो की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा यह तो अद्भुत संगीत यंत्र है। एमिलियो बोला, मैंने अपना वचन निभा दिया है, अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? राजा बोर्स ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य। पर राजकुमारी फैजा को तो केवल अंग्रेज रॉथ ही चाहिए था। राजकुमारी का मन स्वार्थी, हृदय से दुष्ट और घमंडी था, इसलिए उसने एमिलियो को सबक सिखाने का सोचा। वह चतुराई से बोली, तुमने मेरे पिता का मन जीत लिया है, लेकिन मेरा मन जीतने के लिए क्या करोगे? मैं जो मांगूंगी क्या ला सकोगे? पहले प्रमाण दो कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तभी तो मैं हाँ कह पाऊंगी। ऐसे ही कैसे मान लूं? भोला भाला एमिलियो राजकुमारी की चाल समझ न पाया। उसने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है? राजकुमारी बोली, कल बताऊंगी। असल में वह उसे एक ऐसा असंभव काम देना चाहती थी जिसे वह कभी पूरा न कर पाए और हमेशा के लिए वहीं फंस जाए। उधर रात में राजकुमारी फैजा महल के शापित कमरे में पहुंची, जहां आत्माओं का वास था। वहां रखी जादुई कुर्सी पर बैठकर उसने मंत्रोच्चारण किया और पाताल लोक से अपनी दुष्ट माँ की आत्मा को बुलाया। उसने कहा, मुझे इस गरीब और साधारण एमिलियो से शादी नहीं करनी, इसीलिए ऐसा कार्य बताओ जिसमें वह जीवन भर उलझा रहे। तब उसकी माँ ने उसे एक असंभव काम बताया। अगली सुबह दरबार में राजकुमारी की योजना के अनुसार अंग्रेज रॉथ राजा बोर्स को एक मशीन दिखाता है। उसने कहा, इसमें सलाद डालो तो यह अपने आप कट जाएगा, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं। फिर इसमें फल डालो तो उसका रस अपने आप निकल आता है। महाराज, क्या आपने कभी ऐसी अद्भुत मशीन देखी है? असल में रॉथ ने यहाँ भी चालाकी की थी। उसने अपने एक और बौने को मशीन के भीतर छिपा रखा था, जो यह सब काम करता था। तभी राजकुमारी फैजा आकर पूछती है, क्या एमिलियो ऐसी कोई मशीन ला सकता है जो अपने आप खाना बना दे और बाद में सब समेट भी दे? सोचिए, इससे हमारी कितनी मदद होगी। राजा बोर्स ने कहा, हाँ बेटी, मैंने एक जादुई मशीन तिलस्मी मेजपोश के बारे में कई कहानियों में सुना है। तब राजकुमारी बोली, यदि एमिलियो उसे लाकर दे दे तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। फिर एमिलियो जोनाह के साथ मेजपोश की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में जोनाह ने बताया, कहानियों के अनुसार यह मेजपोश दो भाइयों के पास है, जिनके नाम जे और जेमी हैं। आगे बढ़ते हुए एमिलियो और जोनाह खाने के लिए एक होटल में रुके। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध दंपति को देखा। गरीब थे, परंतु उनके बीच गहरा प्रेम था। जोनाह ने मुस्कुराकर एमिलियो से कहा, देखा तुमने, इतनी कठिनाइयों के बावजूद वे कितने सुखी हैं। उनका साथ अब तक अटूट है। उनका प्रेम सुई धागे की तरह है, जहाँ एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। फिर वे आगे बढ़े और ऊंची ऊंची चट्टानों वाले इलाके में पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि दोनों भाई मेजपोश के साथ बैठे हैं। जोनाह ने बताया, कई साल पहले ये दोनों भाई सबको छोड़कर यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ इन्हें पेट भरने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। बैठे बैठे जादू से भोजन की हर चीज मिल जाती है। इसी कारण इन्होंने काम करना छोड़ दिया और खाते खाते इतने मोटे हो गए कि अब तो चल फिर भी नहीं सकते। तब वो लोग बस आमंत्रण देना ही अपना काम समझते रहे। खैर, दोनों भाइयों ने फिर मेजपोश से फरमाइश की कि दुनिया के स्वादिष्ट पकवान परोस दो। बगल में रखे ही जैसे सारे व्यंजन उनका सामने आ गए। दोनों भाई फिर व्यंजन पर टूट पड़े और आनंद में लिपट गए। तब एमिलियो उनके पास जाकर मेजपोश मांगने लगा। यह देख दोनों भाई क्रोधित हो उठे और एक ने नारियल हाथ में पकड़कर उसके सिर पर दे मारा। एमिलियो बेहोश हो गया। जोना को एमिलियो की मदद करने के लिए स्वयं आगे आना पड़ा। उसने कहा, तुम दोनों कितने बदल गए हो, क्या तुमको एहसास
एहसास है। अपने कटोरे में रखे पानी में अपनी ही शक्ल देखो। जैसे ही भाइयों ने पानी में झांका वे हैरान रह गए, अपनी पहचान ही नहीं पाए। गोल मटोल भरा पेट हो चुके थे। जोना ने चेतावनी दी, इसी तरह खाते रहोगे तो जल्दी ही छपटा होकर फट जाओगे। दुखी होकर दोनों भाइयों ने जोना से उनसे छुटकारे का उपाय पूछा तो जोना बोली, मेजपोश से मुक्त हो जाओ ताकि तुम फिर मेहनत करने लगो और एक साधारण नियम में खाने की आदत डाल लो। इस तरह जोना ने मेजपोश थाम लिया और बेहोश पड़े एमिलियो को उठाकर साथ ले चली। होश आने पर जब एमिलियो को मेजपोश की खबर मिली तो वह खुशी से झूम उठा। उसने जोना को धन्यवाद कहा और राजकुमारी फैजा के लिए सर तोड़कर खुशियाँ मनाने लगा। जोना ने कहा, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, पर अब तुमको राजकुमारी की चाल समझ जानी चाहिए थी। तुम सच में बहुत भोले हो। एमिलियो ने पूछा, आखिर तेरा मतलब क्या है? जोना बोली, असल में राजकुमारी तुझसे विवाह नहीं करना चाहती। वह तुम्हें बराबरी का नहीं समझती, इसलिए वह तुम्हें ऐसे खतरों भरे नामुमकिन काम देकर तुम्हें हटाना चाहती है। पर एमिलियो बहुत भोला था, इसलिए उसे यह सब बेमानी लगा। तब एमिलियो ने जोना का हाथ थामा और बताया कि इसी तरह वह राजकुमारी को प्रेम का इजहार करेगा। यही पल था जब जोना को उसकी मासूमियत व भलाइयाँ भाग गई, पर वह चुप रही। दूसरी ओर महल में रुथ और फैजा अति प्रसन्न थे, सोच रहे थे कि अब एमिलियो कभी लौटकर नहीं आएगा। तभी एमिलियो मेजपोश लेकर प्रवेश द्वार पर आ खड़ा हुआ। साधारण जनता ने भी उसकी सफलता पर उसे बधाइयाँ दी। राजा बोरिस ने उस समय अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, एमिलियो अब राज्य का नायक बन गया है, सबका प्रिय हो गया है। पर राजकुमारी हार मानने को तैयार न थी। रात में उसने फिर अपनी माँ की पाताल आत्मा को बुलाकर राह पूछी। माँ ने फिर एक चाल बताई जिससे इस बार एमिलियो का काम ही समाप्त कर दिया जाएगा। अगले दिन दरबार में राजकुमारी फैजा ने घोषणा की कि वह एमिलियो को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, पर उसकी एक छोटी सी शर्त है, शादी सफल हो। इसके लिए उसे अपनी माँ का आशीर्वाद चाहिए और उसके लिए एमिलियो को पाताल लोक में जाकर उसकी माँ को ढूंढकर साथ ले आना होगा। यह सुनकर राजा बोरिस को बेटी की चालाकी समझ आ गई। वह असल में कभी शादी नहीं करना चाहती, बस एमिलियो को अपने इशारों पर नचाने में लगी है। फिर भी एमिलियो ने यह काम स्वीकार कर लिया। जोना ने चेताया कि पाताल लोक जाना बड़े खतरों का सामना करने जैसा है। घने जंगल के आगे एक काली नदी है जो जानलेवा खतरों और जादुई धुनों से भरी है। इसे पार करने पर ही पाताल लोक के रहस्यमयी मार्ग खुलते हैं। उससे पहले एमिलियो जोना के साथ काली नदी के पार निकलने से पहले अपने अंधे पिता से आखिरी बार मिलने गया, पर छिपकर पिता और जोना की बात सुनने लगा। पिता ने जोना से कहा, बेटी, मेरा बेटा एमिलियो कई दिनों से गायब है। उसकी आवाज सुनने को कान तरस गए। मैं तो अंधा और गरीब भी हूँ, न खुद उसे ढूंढ सकता हूँ, न किसी को पैसे देकर उसकी खबर पिला सकता हूँ। यह सुनकर एमिलियो और जोना दोनों का मन भारी हो गया। रोते हुए वे पिता के पास जाकर माफी मांगने लगे। एमिलियो को एहसास हुआ कि वह अपने पिता के लिए कितना बड़ा कर्तव्य निभाता है। अतः उसने जोना से कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम मेरे अंधे पिता की आंखें ठीक कर दो। जोना ने अपना जादू प्रयोग किया और अंधे लोहार की आंखों में नई रोशनी लौटा दी। एमिलियो ने जोना को उसका मछली सा स्कार्फ लौटाकर कहा, तुम आजाद हो जाओ, और वैसे भी मैं तुम्हें और किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। तब उसने कहा, इसलिए आगे अकेला ही जाऊंगा। जोना बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेले खतरों का सामना करने नहीं दूंगी। पहले यह काम पूरा कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। तुम शायद अब तक समझ नहीं पाए कि हमारा रिश्ता भी सुई धागे की तरह जुड़ा है, जोना ने थपथपाते हुए कहा। पर एमिलियो को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि जोना को उसकी परवाह है, इसीलिए जोना खुले रूप से कुछ कह नहीं रही थी। फिर दोनों काली नदी की ओर नाव लेकर आगे बढ़े। वहाँ उन्हें बड़े बड़े मृत्यु के तस्करों जैसी काली और भयावह मूर्तियाँ दिखाई दी और वे उन्हें पार कर एक काली खाई में पहुँच गए। पातालोक के रक्षक ने वहाँ पहुँचकर एमिलियो से पूछा, एक सामान्य मानव यहाँ तक कैसे आया? तो जोना बोली, मैंने उसे अपने साथ लाया है। रक्षक ने बताया, हाँ, जोना मेरी बेटी है, पर वह मुझसे घृणा करती है क्योंकि मैंने उसे मछली बनकर जीवन जीना सिखाया ताकि वह बाहरी दुनिया का अनुभव कर सके और कमजोर बनकर संजीदा हो सके। यह सुनकर एमिलियो स्तब्ध रह गया। तब जोना ने बताया कि वे रानी की आत्मा की खोज में पाताल लोक आए थे। रक्षक ने अपना भय जाहिर करते हुए कहा कि रानी वास्तव में क्रूर और स्वार्थी थी। उसने राजा से केवल धन और शानो शौकत के लिए विवाह किया था और गरीबों पर अन्याय करती थी। इसी कारण उसे इस संसार में दंड स्वरूप कैद रखा गया है। उसे परलोक जाने के लिए भूखा रखा जा रहा है। फिर रक्षक ने रानी की आत्मा को बुलाया। एमिलियो ने विनम्रता पूर्वक कहा, महारानी, मैं आपकी बेटी से विवाह करने की अनुमति लेने आया हूँ। पर रानी ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर साफ इनकार कर दिया। तभी जोना ने अपने पिता से मदद मांगी। उस पर पिता ने स्वादिष्ट व्यंजन रानी के सामने रखकर उसे लुभाने की कोशिश की। बोला, यदि तुम अपने पुत्र की भूख मिटाने का इनाम चाहती हो तो एमिलियो को शादी की मंजूरी दे दो। रानी स्वार्थी थी, इसीलिए वह राजी हो गई। इसी बीच रानी की आत्मा मेज पर आई और घोषणा की, मैं शादी के लिए राजी हूँ। यह सुनकर
सुनकर राजकुमारी फैजा का पारा चढ़ गया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ ने धोखा दिया। वापस लौटते हुए जोना ने एमिलियो से कहा, अब तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी शादी राजकुमारी से होने जा रही है। पर एमिलियो ने उत्तर दिया, पागल लड़की, मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहूंगा। तुमने हर कदम पर साथ दिया है। तो जोना ने सधी आवाज में कहा, चाहो या न चाहो फिर भी तुम भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से जो जीवित लौट कर आता है वह यहाँ की सारी यादें खो देता है। इधर क्रुद्ध राजकुमारी ने अपनी माँ के धोखे की सजा देने के लिए उन जादुई कुर्सियों को तोड़ना शुरू कर दिया, मगर माँ ने आकर उसे एक और चाल सिखाई। कहा कि जानती है ना बेटी, अपने राज्य में जादू का प्रयोग करने वाले को मृत्यु दंड का नियम है, और जो कुछ भी एमिलियो ने किया वह सब किसी जादुई मछली की मदद से हुआ था। सुबह जब एमिलियो की आँख खुली तो उसने जोना को पहचानने से इनकार कर दिया और भागने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कुछ पीछे छूट रहा है। इधर गुप्तचर मेंढक मछली राजा के पास पहुंचा और खबर दी कि जोना उसे विवाह नहीं करना चाहती, जिस पर मछली राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने स्वयं जाकर मछली को पकड़ लाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर राजकुमारी से मिलकर एमिलियो ने कहा, मैंने तुम्हारी हर मांग पूरी कर दी, पर अब मेरा हृदय किसी और की तरफ खींचता है। मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्रेम कर बैठा हूँ, पर तुम वह नहीं हो। तब राजकुमारी फैजा ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुमने सचमुच ये सब काम अकेले ही पूरे किए थे? भोले भाले एमिलियो ने बताया, नहीं नहीं, किसी ने जादू से मेरी मदद की। जैसे ही जादू का जिक्र हुआ, राजकुमारी ने अपनी रक्षक अबलियों को बुलवाकर एमिलियो को बंदी करवा दिया। कहा गया कि हमारे राज्य का नियम है, जो भी जादू का प्रयोग करेगा उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। राजकुमारी का असली चेहरा अब एमिलियो के सामने खुल गया और उसे पछतावा हुआ कि जिस लड़की के लिए वह सब लड़ रहा था उसी ने उसे फंसा दिया। अगली सुबह एमिलियो को मृत्यु दंड का सामना करने के लिए तैयार किया जाने लगा। राजा बोरिस भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि यह नियम उसके पूर्वजों ने बना रखा था, जिसका विरोध राजा बोरिस भी नहीं कर सकता था। अब इससे पहले कि एमिलियो को मारा जाता, जोना आगे आई और राजकुमारी के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। एमिलियो को जाने दो, बदले में मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए उसने अपना जादुई मछली वाला स्कार्फ भी सौंप दिया। राजकुमारी को यह सौदा लाभ का लगा, इसीलिए उसने एमिलियो की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजकुमारी ने सबके सामने साबित कर दिया कि वह सचमुच अपनी दुष्ट माँ की बेटी है। उसने अहंकार में अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं रानी बनकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। जो भी उसके आदेश का पालन नहीं करता, रानी उसकी सारी संपत्ति छीन लेती और उसे मृत्यु दंड दे देती। फिर राजकुमारी ने जोनाह से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जादू को मानती हूँ, तुमने मेरी पहली इच्छा पूरी कर दी है, रानी बना दिया, लेकिन अब मेरी दूसरी इच्छा है कि इंग्लैंड का राजकुमार आए और विवाह का प्रस्ताव रखे। जैसे ही राजकुमारी ने यह इच्छा जताई, वैसे ही महल के द्वार पर इंग्लैंड के शाही दूत विवाह प्रस्ताव लेकर पहुँच गए। यह देखकर राजकुमारी घमंड में भर उठी और स्वयं को भगवान समझने लगी। तभी अंग्रेजी राजदूत रॉथ आगे आया और बोला, तुम क्या कर रही हो? तुम तो मुझसे विवाह करना चाहती थी, फिर अब यह छल क्यों? अहंकारी राजकुमारी ने तिरस्कार से कहा, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम तो एक साधारण दूत हो और मैं एक महारानी। जब मैं इंग्लैंड के राजकुमार से विवाह कर सकती हूँ तो तुमसे क्यों करूँ? जब रॉथ ने विरोध किया तो राजकुमारी ने सैनिकों को बुलवाकर उसकी बुरी तरह पिटाई करवाई और फिर उसे महल में झाड़ू लगाने का काम दे डाला। इधर एमिलियो उदास था, क्योंकि उसे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। रात को वो अपने पिता से मिलने पहुंचा, जहां दो भाई जय और जिमी भी मौजूद थे, जो अब पहले से पतले हो चुके थे। तभी एमिलियो की नजर उनके हाथ में लिए सुई धागे पर पड़ी और उसी क्षण उसे जोनाह की बात याद आ गई कि हमारा रिश्ता सुई धागे जैसा है। यादों का सैलाब लौट आया। इसके बाद एमिलियो, उसके पिता और वे दोनों भाई सभी मिलकर जोनाह को बचाने निकल पड़े, क्योंकि जोनाह ने कभी न कभी सबकी मदद की थी। महल का दरवाजा बंद पाया तो उन्होंने भट्टी से उसे उड़ा दिया और भीतर घुस गए। एमिलियो ने जोनाह से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कितना मूर्ख था जो तुम्हारे प्रेम को समझने में इतना समय लगा, लेकिन अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजकुमारी गुस्से से बोली, यह कहीं नहीं जाएगी, अब यह मेरी दासी है। एमिलियो ने दृढ़ स्वर में कहा, इतना तो तय है कि हम जोनाह को लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। अगर तुम सीधी तरह नहीं मानी तो तुम्हारे सैनिकों की बहुत दर्दनाक दुर्गति होगी। राजकुमारी लालची थी, इसलिए उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की, जोनाह तुम मुझे अपनी जैसी शक्तिशाली जादूगरनी बना दो। जैसे ही उसने यह कहा, वह स्वयं एक मछली में बदल गई। फिर उसने बार बार जादू का प्रयोग कर अपने को दोबारा मानव बनाने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। तब जोनाह ने शांत स्वर में कहा, महारानी जी, तुम्हारा घमंड और लालच ही तुम्हें डुबो गया, क्योंकि जादुई मछली दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती है, खुद की नहीं। इतना कहते ही अचानक कुएं के जल से मछली राजा बाहर आ गया। उसने मछली बनी राजकुमारी को जोनाह समझकर कहा, अरे तुम यहाँ हो, आओ
विवाह करे और जबरदस्ती उससे विवाह कर उसे अपनी मछली रानी बना लिया। अंततः राजकुमारी के अत्याचार से मुक्ति पाकर प्रजा ने बड़े हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। राजा बोरिस को फिर से गद्दी पर बैठाया गया और एमिलियो तथा जोनाह ने भी एक दूसरे का हाथ थाम विवाह कर लिया। इसी के साथ यह कथा समाप्त हुई।